हेलो एस्पायरेंट्स। अब हम 19 दिसंबर के एडिटोरियल का क्वेश्चन बैंक देखते हैं। तो जो 19 दिसंबर का हिंदू न्यूज़पेपर में पहला एडिटोरियल है वो है क्वेश्चंस फ्रॉम अ वॉश आउट। सो ये विंटर सेशन जो था पार्लियामेंट का अभी उसके ऊपर है। तो विंटर सेशन में कुछ लेजिस्लेटिव काम हो नहीं पाया, कुछ खास बिल्स नहीं पास हो पाए, सिर्फ 2 बिल्स पास हुए। उनमें से एक था मनी बिल, दूसरा हमने डिसेबिलिटीज बिल जो डिस्कस किया था वो था। तो ये बिल्स, मनी बिल जो है वो राज्यसभा में पास करने की उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं, विद इन विच टाइम इट कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट और गिव रिकमेंडेशन, पर देन फाइनली वो 14 दिन के बाद लोकसभा के पास जाता है और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन ले सकती है, बट इट इज डीम्ड पास्ड। सो ऐसा ये प्रोविजन है मनी बिल के बारे में। तो जनरली राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता उसमें, तो कुछ खास काम इवेंचुअली हुआ नहीं। इसका रीजन क्या था कि डीमोनेटाइजेशन पर अपोजिशन को डिबेट चाहिए थी और इस डिबेट को वोटिंग पर रखना था कि इस पे वोटिंग भी हो लोकसभा में। तो वोटिंग के लिए गवर्नमेंट रेडी नहीं थी। तो वोटिंग का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर वोटिंग होती है और गवर्नमेंट को लेस देन 50% वोट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में। सो इट कैन द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो दैट इज डेंजरस। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि वोटिंग ना हो, बिकॉज दैट इज समथिंग एट स्टेक। तो ये गवर्नमेंट का स्टांस भी समझ में नहीं आता क्योंकि गवर्नमेंट का तो काफी अच्छा मेजोरिटी थी। तो ये सारे पॉइंट्स है। तो इवेंचुअली इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउस सही से चले। तो इवन लोग, बीजेपी के सीनियर लीडर एल के अडवाणी जी, उन्होंने भी कहा कि कौन चला रहा है पार्लियामेंट को, समझ में नहीं आ रहा। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की होती है। तो वो ये कर नहीं पाई। और ये अपोजिशन का जो ये स्टैंड है, हर बार कुछ भी हो अपोज करना, ये एक्चुअली ट्रेंड शुरू भी बीजेपी ने किया था। जब यूपीए 2 टर्म था, जब यूपीए गवर्नमेंट का सेकेंड टर्म चल रहा था लोकसभा में, जो लास्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसमें उन्होंने यही स्टैंड लिया था, जो भी प्रोविजन हो, कुछ भी हो, अपोज करना है। और ऐसे ही अपोज करते थे, विग्रसली अपोज करते थे कि कुछ फंक्शन ही ना हो पाए। तो पार्लियामेंट डज नॉट फंक्शन, कुछ लेजिस्लेचर पास नहीं होता, तो पॉलिसी मेकिंग नहीं हो रहा है, फिर पॉलिसी पैरालिसिस है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। तो ये उनका वे ऑफ फंक्शनिंग था जब वो अपोजिशन में थे। अब कांग्रेस वही तरीका उनके ऊपर अपना रही है। बट इवेंचुअली जिनका लॉस हो रहा है वो सिटीजन्स का है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो पूरे गवर्नमेंट को, पूरी कंट्री को स्टेक पे नहीं ला सकते। तो ये पॉइंट है। ये सेम चीज अभी बजट सेशन में ना हो, इसके लिए सेफगार्ड्स लेना भी काफी जरूरी है। तो जो भी जैसे है, अपोजिशन की मैं बात करूं तो अपोजिशन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो अपोज करो। इवन बीजेपी ने तब अपोज किया था, इवन द आधार को अपोज किया था, द ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको अपोज किया था, जीएसटी बिल को अपोज किया था। तो अब वो वही चीजें वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जब अपोजिशन में थे तब वो अपोज कर रहे थे। तो ये सारा पॉइंट होता है कि रादर देन कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, जो अभी गवर्नमेंट चाह रही है, जैसे जीएसटी पे हम चाह रहे हैं कि कॉपरेशन हो ताकि जीएसटी पास हो, जीएसटी बिल्स पास होने भी जरूरत है पार्लियामेंट में। तो वही जब वो अपोजिशन में थे तो उनको भी यही स्टांस दिखाना था कि कोऑपरेटिव हो रादर देन अपोज। तो अब देखते हैं ये आगे कहां तक जाएगा और क्या स्टेटस होगा लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग का, बिकॉज इवन लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में टैक्स पेयर्स का ही मनी इन्वॉल्व है। तो इवेंचुअली हु इज एट लॉस इज द पीपल, द टैक्स पेयर्स, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर एट लॉस। तो वही है। दूसरा, इवन बजट जो है अभी प्रीपोन होने वाला है, तो वो प्लान अनाउंस भी करना था पर कुछ नहीं हो पाया। तो लेजिस्लेचर में कुछ फंक्शनिंग नहीं हो पाया। ये सेम एडिटोरियल हमने 18 दिसंबर में भी इंडियन एक्सप्रेस में था, विंटर वॉश आउट, वो हमने डिस्कस किया था। तभी भी जो पॉइंट्स बोले गए वो यहाँ पे भी लिखे गए। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल रैली में कहा कि क्योंकि मुझे पार्लियामेंट में बात करने नहीं दिया जा रहा है, मैं जनसभा में बात कर रहा हूँ। तो वही है। तो जनसभा में बात करो मतलब पार्लियामेंट स्टेटस इज ऑन अ डिक्लाइन। इफ पार्लियामेंट डज नॉट गेट द स्टेटस विच इट डिजर्व्स, फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? तो वो सब है। फिर दूसरा है ब्रिजिंग द लर्निंग डेफिसिट। तो ये हम देख रहे थे, एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स चल रहे हैं हिंदू में, पूरा हफ्ता चला ऑन एजुकेशन। तो ये वही लर्निंग डेफिसिट के वो सीरीज में इसका ये एडिटोरियल है। तो गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं बना रही है, जो जरूरत भी है क्योंकि अभी 50 साल हो गए कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। तो हायर एजुकेशन में फिर भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पर प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन का काफी बुरा हाल है।
हमने पॉजिटिव किया है, सर्व शिक्षा अभियान हमने काफी डिस्कस किया, तो एनरोलमेंट रेट्स काफी बढ़ गए, स्कूल्स काफी सारी सेटअप हो गई है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स पेनिट्रेशन भी अच्छा हो गया है। फैसिलिटीज में ऑफकोर्स थोड़े लैक्यूने है कि उनको बुक्स अवेलेबल नहीं होती, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, टीचर एब्सेंटीज्म काफी बढ़ गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी है। एनरोलमेंट रेट बढ़ा है, तो एनरोलमेंट रेट मतलब चिल्ड्रन जो आर एनरोल्ड इन दैट एज ग्रुप, 6 to 14 के एज ग्रुप के लिए होता है राइट टू एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन भी यही एज ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे एनरोलमेंट तो हुआ है, लेकिन एनरोलमेंट भी जैसे बताया गया है कि 81.6% था 2000 में, अब 96% हो गया 2008 में, तो ये काफी हाई रेट है एनरोलमेंट रेट, मतलब 96%, पर फिर भी 4% जो आउट है, अगर वो नंबर्स में कन्वर्ट करो तो वो लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हु आर आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो उसके ऊपर वर्क करना भी जरूरी है। बस जो और चैलेंजिंग सिचुएशन वो ये है कि एनरोलमेंट रेट तो बढ़ा है पर ड्रॉप आउट रेट काफी बढ़ गया है, तो ड्रॉप आउट रेट बाद में होता है, एनरोलमेंट तो कर लिया पर बाद में ड्रॉप आउट कर दिया, तो ये ड्रॉप आउट रेट को नीचे लाने के लिए हमें एफर्ट्स लाने हैं अभी। तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ने की वजह भी काफी होती है, जैसे क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है, टीचर एब्सेंटीज्म होता है, स्टूडेंट्स उनका मन नहीं लगता, फिर वो क्यों एजुकेशन ले, एज हो जाती है तो वो चाइल्ड लेबर भी इनिशिएट हो जाता है, गर्ल्स को भी हाउस होल्ड वर्क में लगा देते हैं, तो एजुकेशन नहीं पूरा होता है, तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं माइग्रेशन की वजह से, नो। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इवन सफिशिएंट रिसोर्सेज इसको देने चाहिए, पेडागोगिकल मेथड्स मतलब के पढ़ाने के तरीके भी मॉडिफाई करने चाहिए, पुराने तरीकों से अभी नहीं पढ़ाया जा सकता, तो मेकिंग इट एनरिचिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि उनको उसमें मन लगे, ऐसे पढ़ाने के तरीके होने चाहिए, वो भी हमने डिस्कस किया था ओवर द 1 वीक, तो वो भी हम फिर से एक बार देख लेंगे। तो क्वालिटी रेस करके ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस करने के इनिशिएटिव्स हमको लेंगे। काफी टाइम हम ये भी सुनते हैं कि गर्ल चाइल्ड, क्योंकि टॉयलेट्स नहीं होते स्कूल्स में तो वो नहीं जाना चाहती, तो ये सारे पॉइंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा है यही क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे चेंज करें, क्योंकि करिकुलम भी इम्प्रूव करना चाहिए हमको, आउटकम्स देखने हैं, क्योंकि पुअर लर्निंग आउटकम्स क्लियर है, क्योंकि ASER का रिपोर्ट था, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, सो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये 2014 का ये कहता है कि क्लास 2 की टेक्स्ट बुक भी क्लास 3 स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते, ओनली 23.6% पढ़ पाते, ये रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स का सर्वे में रिजल्ट था। क्लास 5 स्टूडेंट्स भी क्लास 2 की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, कितने सिर्फ 48.1% पढ़ सकते, मतलब मोर देन 50% नहीं पढ़ पाते। दिस शोज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स इन इंडिया, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इसके लिए ये इम्प्रूव करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और जो लिए गए हैं, एक है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये चेन्नई का इनिशिएटिव था और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया है। तो ये लर्निंग सिस्टम में ऐसे होता है कि एक्टिविटी के थ्रू लर्न किया जाए, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स रोड रीडिंग राइटिंग वैसा ना हो, तो कार्ड्स होते हैं, कुछ भी प्रोसेस होता है, एक्टिविटी इनिशिएट की जाती है और वो एक्टिविटी के थ्रू समझ में आता है कंसेप्ट्स क्या है वगैरह और उसको पढ़ा जाता है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग काफी इंटरेस्टिंग होता है, टीचर स्टूडेंट रैपो भी इजी हो जाता है, इवन अमंग्स द ग्रुप दे वर्क, सब सोशल फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सब स्टूडेंट्स की होती है और ग्रास्पिंग भी इंक्रीज होता है एंड इट्स मोर इंटरेस्टिंग, सो स्टूडेंट्स आते भी है स्कूल हैप्पीली। तो ये सारे इसके पॉजिटिव्स है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के। तो यू नो इवैल्यूएशन इसका होते रहता है इसके बेसिस पे, तो वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ही है, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग है। दूसरा है टीचिंग एट द राइट लेवल, तो टीचिंग एट द राइट लेवल का मतलब है कि हर स्टूडेंट को कौन से लेवल पे सिखाना है वो उसका असेसमेंट करके आना चाहिए। तो सिंपल असेसमेंट किया जाता है, जैसे हम ये क्लास 2 क्लास 5 का देखा अभी एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तो उनका असेसमेंट करे कि वो कौन से लेवल पे है अभी और वो लेवल अप्रोप्रिएट उनको स्टडी फिर आगे मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एज या ग्रेड कौन सा होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेवल अलग अलग होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, और फिर उनका इवैल्यूएशन होते रहता है जैसे जैसे उनके इवैल्यूएशन में, जैसे वही सिंपल एबिलिटी टू रीड राइट अरिथमेटिक कितना समझ में आता है, वो बेसिस से उनको फिर हायर लेवल्स पे लेके जा सकते हैं। तो ये टीचिंग एट द राइट लेवल है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भी हमको लार्जर बेसिस पे अडॉप्ट करने चाहिए। फिर ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे कार्ड्स के थ्रू ग्रुप्स में ऐसे स्टडी होती है। फिर अभी एडिटोरियल से ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के, तो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एडिटोरियल बैंक ऑन बैंक्स, तो ये बैंकिंग सिस्टम के बारे में है कि डिमोनेटाइजेशन में बैंकिंग सिस्टम ने क्या प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है और
जो बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बैंकिंग ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया जा रहा है, तो और इन जनरल जब बैंकिंग का नाम, बैंक्स का नाम खराब होता है, तो जो लोगों ने ट्रस्ट इम्पोज किया है डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो बैंक्स में है। तो अगर बैंक्स और पब्लिक का ट्रस्ट इरोड हो जाएगा, ये ट्रस्ट इन दोनों के बीच में, तो गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल लाएगी। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि अब ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट पूरा ब्लेम बैंक्स पे डाल रही है कि डिमोनेटाइजेशन अच्छे से इसलिए नहीं हो रहा, इश्यूज इरप्ट हो रहे हैं क्योंकि बैंक ऑफिशियल्स ये अंडरटेक कर रही है एक्टिविटीज जो वगैरह आईटी रेड्स हो रहे हैं उसमें से। तो ये पॉइंट एक पुट फोर्थ किया गया कि गवर्नमेंट कैन नॉट शिफ्ट द ब्लेम। तो वो पॉइंट ये है कि बैंकिंग सिस्टम ने जो पॉजिटिव एफर्ट्स लिए हैं उनके बारे में पॉइंट आउट किया गया, तो एटलीस्ट वो पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स जो है डिमोनेटाइजेशन के रिलेटेड काफी सारे हो चुके हैं अब तक। इतने सारे फ्लिप फ्लॉप्स हो चुके हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बैंक ऑफिशियल्स को ही अपने टोस पे रहने की जरूरत है। वो अपना पूरा टाइम इसको डेडिकेट कर रहे, इतना क्राउड बैंक्स में हैंडल कर रहे, उनके ऊपर इनिशिएटिव्स भी ज्यादा ले जा रहे हैं क्योंकि एटीएम रिकैलिब्रेशन है, तो उसके लिए भी बैंक्स को ही इसका पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा, जो भी कॉस्टिंग होगा। फिर दूसरा है इवन द जो ये एमडीआर है, मर्चेंट डिपॉजिट रेट्स, उसको माफ कर दिया गया है। डेबिट कार्ड चार्जेस है, उसको माफ कर दिया गया है। तो ये भी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ये लायबिलिटी आती है। दूसरा है इवन द सिक्योरिटी, जो ये पूरा मनी ट्रांसफर होता है न्यू करेंसी, तो उसके सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, वो सब कॉस्ट भी बैंक से इनकर करती है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जब बैंक्स खुद ले रही है, तो गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव्स पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही है कि गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट कर पा रही है। तो जब तक केवाईसी नॉर्म कंप्लायंस है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स कंप्लायंस है, तो सारे कस्टमर्स का अकाउंट में पेमेंट जाना चाहिए और बैंक ऑफिशियल्स को इसमें अननेसेसरीली ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। तो पैन कार्ड प्रोवाइड किया है उन्होंने, और जो लिमिट्स गवर्नमेंट ने सेट की है, जैसे कि अगर 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट है जनधन में तो पैन कार्ड कम देना पड़ेगा। इवन 2.5 लाख है वो सेविंग्स अकाउंट्स में, 12.5 लाख की लिमिट है करंट अकाउंट्स में, इससे ज्यादा होगा तो आईटी डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई करना होता है। और कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इसके बारे में नोटिफाई किया जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस तो ऑलरेडी इन प्लेस है, तो अब अननेसेसरी हैसल्स लाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं कि फेथ इन बैंक्स रखना जरूरी है। बैंकिंग ऑफिशियल्स को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, तो उनको स्क्रूटिनाइज करेंगे तो फिर लोग अपना इनिशिएटिव, अपना काम कैसे करवाएंगे बैंक्स के थ्रू, तो वो पॉइंट है। फिर अगला एडिटोरियल जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, वो है न्यू चैनल। तो ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है 1956 का, इसको अमेंड किया जाएगा, ऐसा यूनियन कैबिनेट का प्रपोजल आया, अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर है। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस है कि जो भी ट्रिब्यूनल्स सेटअप होते हैं, तो अगर कोई भी रिवर वाटर डिस्प्यूट होती है तो उस टाइम पे वो ट्रिब्यूनल सेट होता है। तो हमने काफी सारे ट्रिब्यूनल्स अब तक देख चुके हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, काफी सारे ट्रिब्यूनल सेटअप हो गए, और ये ट्रिब्यूनल सालों लगा देते हैं अवार्ड देने के लिए, जजमेंट देने के लिए। और ये एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन है कि ट्रिब्यूनल के अवार्ड्स हम इसको फाइनल है, इसको अपील नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील नहीं जाना चाहिए एक्चुअली, पर अपील जाता है। तो अपील सुप्रीम कोर्ट जब एक्सेप्ट करती है तो उसके पास एक स्पेशल पावर है जुडिशियल के, उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। तो जो भी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके किसी के भी अंदर कोई जजमेंट नहीं जाता, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन वगैरह होता है, तो वहां पे अगर ये फिट नहीं होता तो एक स्पेशल पावर जो है स्पेशल लीव पिटिशन, तो उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट अपने अपने केस एक्सेप्ट कर सकती है अपने कोर्ट में। तो ये स्पेशल लीव पिटिशन पावर तो है ही, पर रिसेंटली हमने देखा था ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के ऊपर ही काफी न्यूज में था अक्टूबर में, तो अब तब हमने देखा भी था कि एक तो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड 17 साल बाद दिया, और जो 4 रिपेरियन स्टेट्स थे, जो 4 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, चारों इससे डिससेटिस्फाइड थे इस अवार्ड से, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपील एक्सेप्ट किया था और जजमेंट्स पास कर रही थी। उस पर तमिलनाडु को कह रही थी कि वाटर शेयर करो, वाटर रिलीज करो। तो ये सारे में तब बीजेपी गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर वो अलाउड नहीं है, बिकॉज ट्रिब्यूनल का अवार्ड फाइनल होता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या प्रिवेल करेगा, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कितना होगा, क्योंकि अवार्ड तो ये मेंशन करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ये ट्रिब्यूनल सेटअप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है। तो ये
कितना जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस मैटर में, तो वो और जुडिशरी के पावर्स कितने हैं, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वेरी डेलिकेट नेचर ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू सब चीज पे है। तो जुडिशरी कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो अभी सेंसिबिलिटी, ये सारे केसेस जो होते हैं लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट जुडिशरी, ये सेंसिबली ही मैनेज किए जा सकते हैं, क्योंकि डिविजन ऑफ पावर्स होता है, सबके पास पावर्स। If one tries to be above the other and other does not understand, then there will be frictions and governance will suffer. तो इसलिए जरूरी है कि दोनों इसमें डिसीजन कैसे आता है हमको पता चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कोई स्टैंड तो नहीं लिया है, पर है सुप्रीम कोर्ट के पास भी स्पेशल लीव पिटिशन पावर होता है। तो अब ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट को ये सारे जो सिनारियो को स्टडी करने के बाद इसमें प्रपोजल्स लाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, एक एजेंसी सेटअप की जाएगी जो कलेक्ट करेगी और मेंटेन करेगी पूरा वाटर रिलेटेड डेटा, रेनफॉल कितना, इरिगेशन कितना हुआ, इंटरबेसिन फ्लो कितना है। क्योंकि अब कैसे होता है, जब कुछ ट्रिब्यूनल सेटअप होता है तब स्टडी किया जाता है, तभी डेटा लिया जाता है, वो सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अगर कंटिन्यूअस कलेक्शन और मेंटेनिंग ऑफ डेटा होगा, एक एजेंसी होगी, तो सब रिवर्स के बारे में सब डिटेल्स पूरा इंफॉर्मेशन होगा, तो उससे ट्रिब्यूनल इजिली जजमेंट पास कर सकता है, अवार्ड दे सकता है। इवन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल, ये सजेशन है कि एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। सो वो परमानेंट ट्रिब्यूनल सारे रिवर्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेगी। इट विल बी ओनली वन ट्रिब्यूनल, जैसे डिस्प्यूट आया वैसे ट्रिब्यूनल नया नया नहीं बनेगा, परमानेंट ट्रिब्यूनल इन सिटिंग होगा। तो ये है, और ये जो है ये इन कंकरेंस विद नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, उसमें भी कहा गया था कि एक सिंगल ट्रिब्यूनल बना जाए, परमानेंट ट्रिब्यूनल। तो ये उसके कंसर्न्स में भी है, उसके जो पॉइंट थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी है। तो ये सारे पॉइंट्स है इस आर्टिकल में, पर वही है जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो है, इसके बाद जब अवार्ड सेटिस्फैक्टरी नहीं होता स्टेट्स के लिए और उनको और एक एवेन्यू चाहिए होता है, तो ये तो परमानेंट ट्रिब्यूनल होगा, फिर भी ये इशू अराइज करेगा। तो तब वो कैसे रिजॉल्व होता है वो तो हम सिर्फ देख के बाद में ही बता सकते हैं, पर ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, ताकि वाटर रिसोर्सेज शेयरिंग और फिजिबल हो जाए और प्रैक्टिकल हो जाए। फिर ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का अवार्ड था जो 17 साल बाद आया था। तो ये कावेरी बेसिन है, सारे स्टेट्स, रिपेरियन स्टेट्स यहाँ पे। फिर ये बाकी सारे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो है उनको बताया गया है। तो इवन महादायी रिवर, ये जो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र में, ये भी काफी न्यूज में रहती है आजकल। इवन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बन चुका है पहले भी। तो ये कावेरी वाटर, ये सारे कावेरी के अलावा बाकी सारे डिस्प्यूट्स यहाँ बताए गए हैं। तो रिवर वाटर डिस्प्यूट इंटरस्टेट काफी होते हैं। फिर अगला जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन बैंक। तो हिंदू न्यूज़पेपर का जो लीड आर्टिकल है 19 दिसंबर के, द अनडूइंग ऑफ पार्लियामेंट, तो ये पूरा वही विंटर सेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है एडिटोरियल में, हिंदू के पहले इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में भी 18 दिसंबर को। तो वही सारी पॉइंट्स है, डेमोक्रेसी रिलेटेड बाकी पर्सपेक्टिव्स दी गई है, जो ऐसे कोई स्पेशल पॉइंट्स नहीं है जो हम ऐड ऑन कर सकते, जनरल अवेयरनेस जो आप सबको पता है हमको, वही पॉइंट्स लिखी गई है। तो इसीलिए आर्टिकल पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया इसको। दूसरा जो पर्सपेक्टिव पेज पे आर्टिकल्स है, एक बीसीसीआई रिलेटेड है। तो अब बीसीसीआई रिलेटेड इशू भी हमने काफी डिस्कस कर लिया है न्यूज में, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। और दूसरा जो तीसरा आर्टिकल यूपीए रियल ग्रोथ स्टोरी है, ये पूरा पॉलिटिकल बेस्ड आर्टिकल है, तो इसको भी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हिंदू न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट ये 19 दिसंबर का नहीं है। जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसमें 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने ऐड ऑन किया है, उस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए। तो पहला जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पे। तो डिस्कस कीजिए इसके प्रोज और कॉन्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज की, मतलब एक ही टाइम पे तीनों के इलेक्शन साथ में हो जाए। तो इसके अंदर ऑफकोर्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है, तो वो क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, हम डिस्कस करेंगे। तो वही क्वेश्चन है, इज दिस अ प्रैक्टिकल आइडिया फॉर इंडिया, स्टेट योर स्टैंड विद जस्टिफिकेशन। तो यह क्वेश्चन काफी टाइम से ये डिबेट चल रहा है, तो ये क्वेश्चन हमने, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने फ्रेम करके तब के आर्टिकल्स पे डिस्कस किया था। 18 अप्रैल 2016 के क्वेश्चन बैंक में हमारे आर्टिकल था, और इवन 27 सितंबर 2016 के क्वेश्चन बैंक में आर्टिकल था। तो अब 19 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल को लेते हुए ये फिर से सेम क्वेश्चन पे हम उसके जो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स के पॉइंट्स है वो ऐड अप करके पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी मेन पॉइंट क्या है, ये है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है इसकी वजह से
परमानेंट कैंपेन चालू होता है। अब ये परमानेंट कैंपेन जो एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि कभी भी कहीं भी इलेक्टोरल कैंपेनिंग चालू ही होता है, क्योंकि एक साल ऐसा नहीं जाता जिसमें कभी कोई इलेक्शन ना हो। कभी कोई स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन है, कभी कहीं, कभी लोकसभा इलेक्शंस भी होते हैं, तो हमेशा इलेक्शंस चालू ही रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन करते रहती है। तो जो गवर्नमेंट इन पावर है वो पॉलिटिकल पार्टी भी कैंपेन करती है। वो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, जो मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्टोरल रैलीज में स्पीच देते हैं, वहां पे वो कैंपेनिंग कर रहे होते हैं। तो इससे गवर्नेंस अफेक्ट होता है कि गवर्नेंस टाइम जो है वो इलेक्टोरल रैलीज में जा रहा है। तो ये चीज कैसे स्टॉप करनी, तो इसके लिए सजेशन ये है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो, एक बार में ही सब हो जाए, तो बार बार इलेक्टोरल कैंपेनिंग ना करना पड़े, और एक बार में ही सारा जो सब डिसीजन लिया जाए, एक बार ही वोटिंग हो जाए तो फिनिश हो जाए। तो इवन जब वोटिंग होती है, इलेक्शन मोड चालू होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे पॉलिसी डिसीजंस भी ऐसे ना, पॉपुलिस्ट पॉलिसी डिसीजंस वगैरह अलाउड नहीं होते, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि इलेक्शंस के टाइम पे वोटर्स को अननेसेसरीली इन्फ्लुएंस करना, गवर्नमेंट अपनी तरफ कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे वो वोटर्स उनको वोट करे, ऐसा ना हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये सिस्टम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है। तो वो भी गवर्नमेंट कहती है कि उनको डिफिकल्टीज होती है पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इलेक्शन चालू है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ इलेक्शन है वहीं पे होता है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि इनको इस इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस जब होते हैं तो इसमें जब जनरली ऐसे होता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स लाए जाते हैं, तो पॉपुलिस्ट मेजर्स जो होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे लाए जाते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो तभी बेनिफिट्स देते हैं और पीपल फिर गवर्नमेंट को फिर से वोट करती है। पर ये पॉपुलिस्ट मेजर्स की जगह अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म मेजर्स जो लाने हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और प्रेजेंटली लोगों को तकलीफ होगी, तो वो गवर्नमेंट नहीं ला सकती, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्शन प्रेशर होता है। तो इसीलिए टू ईज गवर्नेंस, टू बेटर गवर्नेंस, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का ये इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा है, इवन 2009 जनरल इलेक्शंस में भी और 2014 जनरल इलेक्शंस में भी। इवन सीनियर बीजेपी लीडर LK अडवाणी भी ये बात कर चुके हैं पहले कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो, तो अब ये वो इनिशिएट कर रहे हैं। तो इस पे डिबेट इनिशिएट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, पंचायत, तीनों इलेक्शंस एक साथ हो, साइमल्टेनियस हो, और इस पर डिबेट की जाए। MyGov ऐप पे भी उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है सारे कि इसको डिस्कस कीजिए, इसके ऊपर सजेस्ट कीजिए इनोवेशंस कि कैसे हो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन रहा है। तो लॉ कमीशन भी कह रही है कि ये हर टाइम ये साइकिल ऑफ इलेक्शन जो चालू होते हैं हर साल, इसको एंड करना चाहिए, फिक्स टर्म होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए once in 5 years। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक बार एक फर्स्ट ईयर समझो, सब लोकसभा, सारे स्टेट इलेक्शन, सारे स्टेट असेंबली इलेक्शन एक बार हुए, तो सब गवर्नमेंट इलेक्ट होकर सब स्टेट्स में आ गई, सेंटर पे भी आ गई। अब आगे क्या, क्योंकि 5 ईयर का टर्म है, तो अभी 5 ईयर सरकार चलेगी, सारे स्टेट्स में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। पर बीच में अगर कहीं पे कोई गवर्नमेंट की मेजोरिटी लेस पड़ जाती है और गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर में मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि ये सब पूरा फंडा इस पे बेस्ड है कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ओवरलैप करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे यूएसए में, तो वहां पे दोनों फंक्शन सेपरेट है, पार्लियामेंट पूरा सेपरेट है और एग्जीक्यूटिव पूरा सेपरेट है। पर हमारे इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्टी की लेजिस्लेचर में, जैसे लोकसभा में सेंटर पे या लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट्स लेवल पे मेजोरिटी है, मतलब 50% प्लस सीट्स है, तो उसकी सरकार बनेगी। तो ये क्राइटेरिया होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव इज ओनली अ सबसेट, एक पार्ट है लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है तो ही वो लोग ही, जो लेजिस्लेचर मेंबर्स भी है वही लोग एग्जीक्यूटिव बनते हैं, नहीं तो एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकते। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर मेजोरिटी नहीं है तो एग्जीक्यूटिव कैसे कंटिन्यू करेगी। अगर बीच में 5 साल के बीच में कभी मेजोरिटी चली गई तो क्या करना, देन व्हाट इज द अल्टरनेटिव। 2 थिंग्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट फॉल होगी या गवर्नमेंट नहीं फॉल होगी। अगर गवर्नमेंट फॉल हो गई तो फिर से इलेक्शन करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस हो, तो फिर वो होगा तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैसे इंप्लीमेंट होगा। और अगर नहीं किया, गवर्नमेंट की मेजोरिटी चली गई, फिर भी गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, तो ये कैसे होगा। डेमोक्रेसी इज वायलेटेड, क्योंकि उनको मैंडेट नहीं है, पीपल्स मैंडेट नहीं है, तो गवर्न कैसे कर सकते। तो ये मेजर क्वेश्चन है, ये डायलेमा है
जिसको रिजॉल्व करना है, तभी ही साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो सकते हैं। तो इसी के ऊपर इनोवेटिव वे आउट चाहिए जिससे गवर्नमेंट कर सके। तो वही गवर्नमेंट क्वेश्चंस पूछ रही है, क्योंकि अभी जितना स्टेटस है ये अनफीजिबल है। इवन जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि 2 फेज इलेक्शंस करो, मतलब 2.5 साल के। लोकसभा का तो 5 ईयर टर्म होगा, 2.5 साल में मिड टर्म ऑफ लोकसभा में फिर से स्टेट इलेक्शंस हो सकते हैं। तो जहां पे गवर्नमेंट फॉल हुई है वहां पे फिर से इलेक्शंस हो जाएंगे, और जहां लोकसभा के साथ भी फिर इलेक्शंस हो सकते हैं। तो 2 टाइम हो गए जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो गए। पर वही क्वेश्चन है, अगर 2.5 साल का भी टर्म है तो सिर्फ टर्म कम हुआ है। अगर 6 महीने में अगर गवर्नमेंट फॉल हो गई तो बाकी का 2 साल क्या होगा? तो वही हुआ ना, हाउ विल द गवर्नमेंट फंक्शन। तो दो इट इज रिस्ट्रिक्टिंग बट देन स्टिल द इश्यू जो है, कॉन्फ्लिक्ट है, डायलेमा है, वो प्रिवेल करता है। तो उसका क्या, तो वो मेन क्वेश्चन है। अभी जो ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये अभी सजेशन दिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर सकते हैं। तो इट हैज सपोर्टेड दिस आइडिया, पर देन उन्होंने प्रॉब्लम्स भी बताया, क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए तो इतनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चाहिएगी, ईवीएम्स चाहिएगी। तो जो वोटिंग मशीन्स पे वोटिंग होती है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस के लिए भी चाहिए, और पंचायत के लिए भी चाहिए, मतलब 3। तो इतना मशीन्स ऑल ओवर इंडिया साइमल्टेनियसली इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएगी? तो वो पूरा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। वो कह रहे हैं इवन वीवीपैट मशीन्स होते हैं, वोटर वेरीफाइबल जो ऑडिट ट्रेल चलता है, वो भी, उसको भी कैसे करेंगे, वो भी इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन है कि वो कैसे पूरा इतना लॉजिस्टिक्स कहाँ से आएगा। इतना सारा लॉजिस्टिक्स मतलब मटेरियल, सामान जो चाहिए होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कैसे होगा। तो वो पूरा एक मेजर इनिशियल एक्सपेंडिचर चाहिएगा अगर करना है, तो वो एक पॉइंट उन्होंने रखा है। और मेन जो पूरा फंडा है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे जब पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट लोकसभा बनी, और जब फर्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए तो साइमल्टेनियस ही हुए। पर उसके बाद भी 3 साल तक, 3 टर्म्स तक कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हो रहे थे। मतलब 51-52 फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस, 57 सेकेंड, 62-67, तब तक सब सही था। फिर उसके बाद शुरू हो गया प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 1970 में लोकसभा खुद डिसॉल्व हो गई। 1977 में लोकसभा का टर्म एक्सटेंड किया गया नेशनल इमरजेंसी के अंदर। तो अब ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हो पा रहे। तो ये पूरा हिस्ट्री है इलेक्शंस की। तो अब जब हम देख रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, जो बार बार लेजिस्लेटिव असेंबलीज इतना डिसॉल्व होती है, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो मेन क्वेश्चन है। तो ऑफकोर्स इसे पॉजिटिव्स तो है, क्योंकि इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज अंडरटेक करती है वो पूरा एक टाइम में हो जाएगा। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल पार्टीज का काफी रिड्यूस हो जाएगा। फिर दूसरा है कि इवन रिसोर्सेज पे जो स्ट्रेन होता है, बार बार जो स्कूल टीचर्स को इलेक्शन के लिए बुलाया जाता है वगैरह, जो इलेक्टोरल स्टाफ लगता है, वो भी सारा कम हो जाएगा। तो उनका बर्डन कम हो जाएगा। इवन इट विल इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट्स, बट स्टेबिलिटी कैसे आएगा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर विदाउट मेजोरिटी स्टेबिलिटी आएगी तो डिफिकल्ट है वो। और चौथा है कि ये जो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉपुलिस्ट मेजर्स लाने पड़ते, वो नहीं लाने पड़ेंगे इलेक्शन की वजह से। कोई कंपल्शन नहीं होता, बट पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉपुलिस्ट मेजर्स लाते ही है वो। और फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फिर कॉन्स क्या है इसके ऊपर? तो कॉन्स तो मेजरली 2 ही है। एक तो यही है कि टर्म्स लेजिस्लेचर का कैसे फिक्स करे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी अपहोल्ड हो और टर्म्स भी फिक्स्ड रहे। तो इसका कोई आंसर नहीं है। इसीलिए ही इट गोज, इफ यू कीप अ फिक्स टर्म विदाउट टेकिंग द मेजॉरिटी, देन इट वायलेट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो वही है कि इसका डायलेमा का कैसे फाइनल आउटकम निकलेगा, वो मेन क्वेश्चन है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है वोटर बिहेवियर। तो जनरली देखा जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जब होते हैं सेंटर और स्टेट में, तो वोटर सेम पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। तो देन सेम पार्टी कम्स टू पावर इन सेंटर एंड इन ऑल स्टेट्स, देन इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। फिर एक ही सेंटर ही हो, स्टेट्स का क्या मतलब है जब सेम गवर्नमेंट आनी है यहाँ पे। तो वो वोटर बिहेवियर जो ऑल्टर हो जाता है उसके ऊपर भी, क्योंकि अपना इंडिया एक सोशली डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे सोशल लोकल कंडीशंस को कंसिडरेशन करके भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। ना कि खाली मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वो पूरा क्रेडिट ले जाए और पूरा उनके ही कंट्रोल में रहे। तो इसीलिए ये वोटर बिहेवियर भी ऑल्टर होता है, वो एक पॉइंट भी है कि इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। फिर फाइनली कंक्लूजन जो है वो ये इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल का है कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा? क्योंकि अभी तक कोई लॉजिकल इम्प्लीमेंटेबल लेजिटिमेट आंसर नहीं मिला है। पर
इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल कह रहा है और एक एरिया है जहाँ पे इलेक्शंस टाइम पे हो वो जरूरी है। तो ये बायएनियल इलेक्शंस होते हैं, मतलब 2 साल में एक बार राज्यसभा सीट्स के लिए। तो एवरी 2 years 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर। पर ये फिलहाल ऐसे हो नहीं रहा है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर्स इन प्लेस होती नहीं है। तो फिर स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती है। तो ये जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है प्लेस में, तो जो सीट्स उनके लिए है, वो स्टेट के लिए, वो सीट्स फिर वेकेंट रह जाती है। तो ये 2 year का जो है वो भी अभी नहीं चल रहा है सही से, तो इसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, ये आर्टिकल कह रहा है। और दूसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि ई वोटिंग कर सकते हैं। तो ई वोटिंग क्योंकि डिजिटल पुश दिया जा रहा है हर चीज में, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी किया जा सकता है विद ऑल प्रॉपर सेफ गार्ड्स, इवन आधार लिंकेज लाके। तो इससे ज्यादा पार्टिसिपेशन भी होगा और जो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है वो भी मे बी सॉल्व हो जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो यही है, अब देखेंगे ये कैसे आगे, कितना आगे जाता है। कोई इनोवेटिव सजेशन अगर आप दे भी सकते हैं जो वैलिड है, लेजिटिमेट है, तो आप भी वो पुट फोर्थ कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था ताकि एग्रीकल्चर क्लाइमेट और नेचर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कि वेदर कुछ भी हो पर एग्रीकल्चर को कोई रिस्क ना है। तो इसका परफॉर्मेंस ये 1 साल जो हुआ है, ऑलमोस्ट ईयर, उसमें इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये योजना का, वो डिस्कस कीजिए। तो ये जो योजना है ये पहली नहीं है, इससे पहले भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के स्कीम्स थे, जैसे NIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये NDA गवर्नमेंट के टाइम की स्कीम है। फिर इसको मॉडिफाई करके UPA गवर्नमेंट ने भी MNAIS इम्प्लीमेंट किया था। पर इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो सम इंश्योर्ड था वो काफी कम था, तो वो इतना कम इंश्योरेंस रखना तो कुछ बेनिफिट नहीं हो पाता था फार्मर्स को। और जो अगर कलामिटी होती भी है, अगर कोई क्रॉप्स फेलियर भी होते हैं, तो उसका क्रॉप असेसमेंट कटिंग टाइम होता था, क्रॉप कट होता है तब होता था, तो क्रॉप कटिंग टाइम तक वो पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता था। उसको प्रोसेस करके कंपेंसेशन फार्मर्स को मिलने में काफी डिले हो जाता था, महीने निकल जाते थे और साल भी। तो वो पूरा बर्डन उनको नेक्स्ट साइकिल में भी कैरी करना पड़ता था, तो वो पूरा पर्पस सर्व नहीं होता है इंश्योरेंस का। तो ये उसमें प्रॉब्लम्स थी। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, जो फेब 2016 से इनिशिएट की गई है, तो इसमें पॉजिटिव्स ये है कि इसमें एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। इसके अंदर एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डिसाइड करेगी कि कितना सम इंश्योर करना है, स्केल ऑफ फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट जो फार्मर्स को लगते हैं क्रॉप के लिए, तो वो पूरा डिसाइड करके उसके बेसिस पे सम इंश्योर्ड होगा। तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा है कि प्रीमियम्स जो हो गए, इंटरेस्ट प्रीमियम्स जो ये इंश्योरेंस लेते हैं, तो प्रीमियम्स के पे करने पड़ते, तो फार्मर्स को ये प्रीमियम पे करने होते हैं। तो ये प्रीमियम्स एक्चुअल बेसिस पे डिसाइड हो गए विदाउट एनी कैपिंग। तो एक्चुअल बेसिस क्या होता है कि एक प्रिडिक्शन के हिसाब से, यू डोंट नो द होल फैक्ट राइट नाउ, बट एक प्रिडिक्ट करके कि कितना होना चाहिए प्रीमियम, उस बेसिस पे ये करके डिसाइड हो गया, इस पे कैपिंग नहीं होगा। पब्लिक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी सब डिसाइड कर सकती है प्रीमियम्स। तो प्रीमियम्स डिसीजन में ये सारी कंपनीज जब कम्पीट करेगी, तो प्रीमियम्स हर एक चाहेगी कि लो हो ताकि फार्मर्स उनसे इंश्योरेंस ले। तो इसीलिए कंपटीशन की वजह से प्रीमियम्स कम हो जाएंगे, ऐसा बेनिफिट देखा जा रहा था इसका। फिर इसमें प्रीमियम्स भी पे करने के लिए सिर्फ 2% जो प्रीमियम है खरीफ क्रॉप्स के लिए वो फार्मर्स पे करेंगे, राबी क्रॉप्स के लिए उनके लिए 1.5% है, और एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है। तो इतना प्रीमियम फार्मर्स को पे करना है। बाकी का जो एडिशनल प्रीमियम है उसका बर्डन डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब जितना भी बाकी है उसका आधा आधा सेंटर और स्टेट पे करेंगे। तो ये स्कीम्स के प्रोविजंस है। पर इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है कि पॉजिटिव है, बाकी 3 नेगेटिव है। तो फर्स्ट ये है पॉजिटिव कि फार्मर्स जो ये योजना के अंदर आ रहे हैं, फसल बीमा योजना, वो काफी इंक्रीज हुए, तो मोर नंबर ऑफ फार्मर्स आर इन्वॉल्व नाउ। एरिया ऑफ इंश्योरेंस, जो एरिया क्रॉप एरिया इंश्योर हो रही है वो काफी इंक्रीज हो गई है। सम जो इंश्योर किया जा रहा है वो भी काफी इंक्रीज हो गया ओवरऑल। तो ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है कि काफी ज्यादा लोग अभी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के अंदर आ रहे हैं। तो एट दिस रेट इट सेज इंडिया में सून हैव हाफ ऑफ इट्स क्रॉप एरिया अंडर इंश्योरेंस। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो पहला है एक्चुअल प्रीमियम इंक्रीज। तो अगर ये एक्चुअल बेसिस पे हमने देखा कि प्रीमियम बताया जा रहा है और कंपटीशन होगा तो प्रीमियम नीचे जाने की बात है, पर एक्चुअली प्रीमियम ऊपर जा रही है, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना ही एक डिसाइड करके ज्यादा ही प्रीमियम्स डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स के लिए तो जो फिक्स प्रीमियम है उनको उतना ही भरना है 1.52%, पर बाकी का जो प्रीमियम सेंटर और स्टेट को शेयर करना है, तो स्टेट्स काफी रिलक्टेंट होती है, वो शेयर नहीं करती है प्रीमियम अमाउंट। जब प्रीमियम
इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं मिलेगा तो इंश्योरेंस कैसे मिलेगा इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर टू फार्मर्स, तो वो पूरा इशू हो जाता है। तो ये प्रीमियम काफी इंक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर एक एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम्स इतना हाई 20% जितना हाई चले जाते हैं, तो ये काफी हाई प्रीमियम रेट्स है। फिर तीसरा है रिलक्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जनरली रिलक्टेंट है, वो ये काफी सारे केसेस में वो प्रीमियम्स पे नहीं कर रही है, तो स्टेट्स का इनिशिएटिव होना और वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे ये स्कीम को होल हार्टेडली, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्टली टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमने देखा कि असेसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना कंपलसरी है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक प्रोविजन ये भी है कि हाई टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, जीपीएस, ड्रोन, सैटेलाइट्स, ये यूज करना चाहिए जब क्रॉप असेसमेंट हो रहा है। तो एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट और फास्ट असेसमेंट होगा, क्योंकि फास्ट असेसमेंट होगा तो क्लेम्स फास्टर सेटल हो गए, वही एक अच्छे इंश्योरेंस स्कीम की निशानी है। तो इसलिए हाई टेक्नोलॉजी यूज करना प्रोविजन है फसल बीमा योजना में, कंपलसरी जैसा है, मैंडेटेड है, पर ये भी नहीं हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी नॉट यूज्ड। तो इवन जो एसएससीज को चाहिए होता है के इंस्पेक्शन के लिए, वो स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करे, ड्रोन्स यूज कर सकते, वो आई इंस्पेक्शन ही करते, सिर्फ देख के इंस्पेक्शन करते, तो वही है, वो डिलेड प्रोसेस होता है, तो फिर उससे डिफिकल्टीज होती है कंप्लीशन ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम। तो वही है फाइनली कंक्लूजन कि अनलेस अ बोल्ड पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी लिया है उसको इम्प्लीमेंट जब तक इफेक्टिव नहीं करेगी उसके रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी इश्यूज है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो यही है 19 दिसंबर का एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू।